प्रियम्बल की जो पहली लाइन है वो स्टार्ट होती है बी द पीपल ऑफ इंडिया। कहां से शुरू हो रही है? और यहाँ पे बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, क्या बता रहा है आपको? चार चीज बताया था आपको। एक तो सोर्स बताया था, दूसरा डेट ऑफ इनैक्टमेंट बताया था आपको, ऑफ इनैक्टमेंट। ये प्रियम्बल से क्या पता चल रहा है आपको? सोर्स। दूसरी बात क्या पता चलती है आपको? डेट ऑफ इनैक्टमेंट। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब इनैक्ट किया गया, ये भी आपको प्रियम्बल से पता चलता है। थर्ड जो है वो नेचर के बारे में बता रहा है कि इंडिया का जो नेचर होगा उसकी प्रकृति जो है वो किस तरीके से होगी। एंड फोर्थ, ये ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको पूरे करने हैं। सोर्स क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये क्या था? सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, स्रोत बता रहा था। डेट ऑफ इनैक्टमेंट जो है 26 नवंबर 1949, ये डेट ऑफ इनैक्टमेंट, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड गिव टू आवर सेल्फ। इन्फोर्समेंट डेट या कमेंसमेंट की जो डेट थी वो 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950। नेचर जो है, इनिशियली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी को, तो इंडिया कैसे थी? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। संप्रभु थी, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक थी, या गणतंत्र था। ये तीन बातें, रिपब्लिक। और ऑब्जेक्टिव जो अचीव किया जाने वाला है इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो पहला जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड्स, भाईचारा, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड डिग्निटी। ये सारी चीज आपके ऑब्जेक्टिव्स थे जिन्हें अचीव किया जाना था। इंडिया का फॉर्म क्या होगा, इंडिया की प्रकृति क्या होगी, ये 26 जनवरी को बता दिया कि सॉवरेन होगी, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी। सोर्स कौन होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया होगा। डेट ऑफ इनैक्टमेंट जो है वो 26 नवंबर 1949 होगा। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या होगा? डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 1949 है, 26 नवंबर को, ठीक है। तो ये आप तीन वर्ड्स यहां पे है, बाय दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली। क्या करते हैं आप? इनैक्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं एंड गिव टू आवर सेल्फ। और कमेंस कहां हो रहा है, कमेंसमेंट कहां पे हो रहा है? ये 26 जनवरी 1950। और ये बात किस आर्टिकल में बताइए, मैं तीसरी बार बता रहा हूं आपको, 394। यहां पे कमेंसमेंट बता दिया गया है। कमेंसमेंट जाकर के आप बेयर देख लीजिएगा, वहां पे जो कमेंसमेंट हुआ था 26 नवंबर को, 16 आर्टिकल थे आपके, 16 आर्टिकल्स, और रिमेन्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी को लागू हो गया। ये बात आपको 394 में बता दिया गया है। ये आपका प्रियम्बल बता रहा था। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि ये प्रियम्बल आपकी क्या बता रही थी, ये पास्ट के बारे में भी बता रही थी, प्रेजेंट के बारे में भी बता रहा है, और किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में।
पास्ट जो था ये उसका रेजोल्यूशनरी पार्ट था, प्रेजेंट जो है ये उसका डिक्लेरेटरी पार्ट था, घोषणात्मक, और फ्यूचर जो है ये इसका प्रोमिसरी पार्ट था। रेजोल्यूशन किस बात का था, यानी आपने आपका जो रेजोल्यूशन था फॉर्म एंड सोलेम, किस बात को आपने रिजोल्व करा था कि इंडिया कैसी कंट्री होगी आपकी, सॉवरेन होगी, कैसी होगी आपकी, डेमोक्रेटिक होगी, कैसे होगी, रिपब्लिक होगी। इस बात का रेजोल्यूशन कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने लिया था। और ये बात कहां पे है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपका 13 दिसंबर 1946 में जेएल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया उसमें था। इस बात का फर्म रेजोल्यूशन था कि इंडिया कैसी होनी चाहिए या कैसी होगी आपकी, सॉवरेन होगी। प्रेजेंट में जो डिक्लेरेशन था वो क्या था कि 26 नवंबर 1949 में आप इसे इनैक्ट कर रहे हैं, आप इसे अडॉप्ट करते हैं और इसे अपने आप को आत्मार्पित करते हैं। फ्यूचरिस्टिक बात क्या थी, ये प्रोमिसरी, प्रॉमिस किस बात की है, यहां पे प्रॉमिस जस्टिस की है, ये प्रोवाइड करना है, सिक्योर करना है जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड डिग्निटी। इस बात को इंश्योर करना है, इस बात की प्रॉमिस है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये आपको मिलने वाला है। तो पहली जो लाइन है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल में स्टार्ट होती है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू सिक्योर इंडिया एज अ सॉवरेन कंट्री। इंडिया को कैसे बनाना है, इंडिया कैसी है आपकी, सॉवरेन होगी, संप्रभु होगी। कैसा, संप्रभु। हिंदी का रूपांतरण मैंने आपको बताया था, संप्रभु का मतलब क्या है, प्रभु के समान, ठीक है ना। ये सॉवरेन वर्ड जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, बॉर्डिन के द्वारा, बोधा जिसे आप कहते हैं। और इन्होंने बताया था कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या बॉडी जिसमें सुप्रीम पावर वेस्ट करता है, सर्वोच्च शक्ति यदि किसी निकाय में या किसी व्यक्ति में है तो उसे संप्रभु माना जाएगा। और ये जो संप्रभुता होती है अनडिवाइडेड होती है। कैसी होती है, अनडिवाइडेड है, अनडिविजिबल है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। सॉवरेन फ्रेंच वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है सुप्रीम पावर। ये फ्रेंच वर्ड है और इसका अर्थ है सुप्रीम पावर। और इसी का लैटिन वर्ड है सुपरनस। ये कैसा वर्ड है इसका, लैटिन, और ये कैसा है आपका, और दोनों का क्या मतलब है, सुप्रीम पावर। इस वर्ड्स को सबसे पहले किसने दिया, बॉर्डिन ने दिया। और इंडिया आपकी कैसी होगी, संप्रभु होगी। संप्रभु का अर्थ है कि यदि कोई स्टेट है जो किसी पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा गवर्न किया जा रहा है, पॉलिटिकल सुपीरियर, तो सॉवरेंटी का अर्थ है कि ऑस्टिन जो डिफाइन करते हैं सॉवरेंटी को कि कोई भी पॉलिटिकल सुपीरियर यदि किसी अदर पॉलिटिकल सुपीरियर के कमांड को ओबे करने के लिए बाउंड नहीं होता है। ये जो सुपीरियर है ये किसी अदर पॉलिटिकल सुपीरियर या अदर स्टेट्स के कमांड को फॉलो करने के लिए, ओबे करने के लिए बाउंड नहीं होता है। और इस पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा अपने जुरिस्डिक्शन में जो लोग हैं इसके द्वारा इसका जो कमांड होता है उसे ओबे कराया जा सकता है, लागू कराया जा सकता है। तो माना जाएगा कि ये जो पॉलिटिकल सुपीरियर है वो सॉवरेन है। यानी मैंने सामान्य तौर पे एक ही बात बताई कि कोई भी पॉलिटिकल सुपीरियर जो किसी के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है और उसके क्षेत्राधिकार के भीतर
उसके लोग, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो वहां के लोग हैं, उसके आदेशों को मानने के लिए यदि बाध्य हैं, तो उसे कहा जाएगा कि वो संप्रभु है। ऑस्टिन जो है वो सॉवरेंटी को दो बताते हैं, दो तरीके प्रकार। एक तो निगेटिव सॉवरेंटी के बारे में बात करते हैं, और दूसरा जो है वो पॉजिटिव सॉवरेंटी। नेगेटिव सॉवरेंटी का सेंस है कि ये जो पॉलिटिकल सुपीरियर हैं आपके, या ऐसा जो स्टेट है, वो किसी भी अदर पॉलिटिकल सुपीरियर के ऑर्डर्स को, कमांड को ओबे करने के लिए बाउंड नहीं है, यानी उसे निगेट कर सकता है, मना कर सकता है। और इस सेंस में इसकी जो सॉवरेंटी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव सॉवरेंटी। और ये जो पॉलिटिकल सुपीरियर है, इसके क्षेत्राधिकार के भीतर जो लोग हैं, इसके द्वारा यदि कोई नियम या कानून या कोई पॉलिसीज बनाई जा रही है, तो उन्हें मानने के लिए वो बाध्य कर सकता है, ऐसी शक्ति उसमें है। वो क्या कहलाती है? पॉजिटिव सेंस में सॉवरेंटी कहलाती है। और ये सॉवरेंटी इनडिविजिबल होती है। क्या होती है? इनडिविजिबल होती है, लिमिटलेस होती है, लिमिटेबिलिटी है इसमें, इनडिविजिबिलिटी है इसमें, इंपेरेटिवनेस है इसमें। यानी ला इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ला क्या है? कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी अपने जुरिस्डिक्शन में रहने वाले लोगों के लिए उसका जो कमांड होता है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसा जो पॉलिटिकल एंटिटी है, वो क्या कहलाती है? सॉवरेन कहलाती है। और उसका जो कमांड होता है वो क्या होता है? कानून होता है, ला होता है। और हर व्यक्ति को उस कमांड को ओबे करना होता है। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग सॉवरेंटी दो तरीके की है। एक तो निगेटिव, निगेटिव के सेंस में कि ये किसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पॉजिटिव किस सेंस में कि इसके आदेश को उसके क्षेत्राधिकार में हर कोई मानने के लिए बाध्य होता है, यानी वो अपने आदेश को, कमांड को लागू करवा सकता है। कमांड का मतलब मैंने आपको बताया था। कमांड का क्या मतलब है यहां पे? कमांड का मतलब यहां पे सिर्फ ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर प्लस क्या है? सैंक्शन। इसका मतलब कि उसके ऑर्डर को यदि आपने ओबे नहीं किया, तो क्या कर सकता है? आपके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। यानी ये पेनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यानी यहां पे ऑर्डर को ओबे कराने का इसके पास क्या है? पावर है। ये क्या है? उसकी पॉजिटिव सेंस में सॉवरेंटी है। तो दो बातें मैंने आपको बताई। पहली चीज क्या बताया? कि ये नेगेटिव सॉवरेंटी, कि ये किसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और पॉजिटिव, इसके अपने आदेश को हर किसी को अपने क्षेत्राधिकार में मानने के लिए बाध्य कर सकता है। ये इसका क्या है? पॉजिटिव सॉवरेंटी है। दोनों सॉवरेंटी क्लियर हुई। यहां पे सॉवरेंटी के तीन लक्षण बताया उन्होंने। पहला जो उन्होंने बताया, इंपरेटिवनेस। क्या होनी चाहिए? ये इंपरेटिवनेस होनी चाहिए सॉवरेंटी में, यानी इंपेरेटिव, आदेशात्मक है। कैसा है? दूसरा, इनडिविजिबल है। इसका मतलब क्या है? कि ये अविभाज्य है। और तीसरा, ये लिमिटेबिलिटी है, लिमिटलेस है, बियॉन्ड द लिमिट है, असीमित है। इसकी जो शक्ति है ये क्या है? बियॉन्ड द लिमिट है, असीमित शक्ति इसके पास है। उस क्षेत्राधिकार में उस शक्ति का वो क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। ये अभी देखा जाएगा। लेकिन ये डिफाइन करते हैं कि इंपेरेटिवनेस, इंडिविजिबल और असीमित शक्ति है। और इसी का हिंदी रूपांतरण देखिए जरा। ये क्या है आपकी? संप्रभुता। और ये क्या है आपकी? समान है। किसके समान है? प्रभुता, यानी गॉड। किसके समान? पावर किसके पास है? आप किसकी तरह है आपके पास? यानी संप्रभुता प्रभु के समान, गॉड के समान। स्टेट क्या है आपका? सॉवरेन है। तो गॉड को कोई कमांड नहीं कर सकता है, और गॉड जो है वो हर को क्या कर सकता है? कमांड कर सकता है। ये सुपर नेचुरल पावर है। भगवान कौन है? सुपर नेचुरल पावर है।
सुप्रीम पावर है, और इसकी जो लिमिट्स है वो बियॉन्ड द लिमिट है। क्या है? बियॉन्ड द लिमिट है। ऑलमाइटी इज वन। कौन है? गॉड इज वन। ऑलमाइटी एक है, ठीक है। डिफरेंट नाम आप जानते हैं, लेकिन सुपर नेचुरल पावर क्या है? वन है, जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, इंडिविजिबल है। और तीसरा क्या है आपका? इंपरेटिवनेस। इनके पास कमांड देने का पावर है। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका? आस्टिन के अकॉर्डिंग सॉवरेंटी क्या है? संप्रभुता। सॉवरेंटी क्या है? संप्रभुता। तो इंडिया आपकी क्या है? सॉवरेन कंट्री है। कैसी कंट्री है आपकी? सॉवरेन कंट्री। इसका दूसरा क्लासिफिकेशन देखिए, तो इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेंटी। क्या है? एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब कि भारत जो है वो किसी अन्य देशों के प्रभाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेता है। यानी यहां पे इंडिया के पास ये पावर है कि वो किसी अन्य देश के साथ किसी भी संधि में, किसी भी करार में, किसी भी अभिसमय में शामिल हो सकता है, किसी के साथ युद्ध का निर्णय ले सकता है, किसी के साथ युद्ध को समाप्त कर सकता है, और यह कार्य जो है वो इंडिपेंडेंटली लेता है। किसी अन्य कंट्री पर यह आश्रित नहीं है, या किसी अन्य कंट्री के प्रभाव में आकर के यह निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं है। ये इसकी क्या है? एक्सटर्नल सॉवरेंटी है। तो बाहरी मामले जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली ले सकता है, और आंतरिक मामले उसे किस तरीके के ला, किस तरीके के कानून, किस तरीके की पॉलिसीज लगानी है, बनानी है, इसके लिए वो पूरी तरीके से क्या है? स्वतंत्र है। ये क्या है? आपकी सॉवरेंटी बताती है। जो क्षेत्राधिकार के भीतर, भारत के भीतर ऐसे कानून को बनाने और उसे लागू करने, उसे इन्फोर्स करने का जो पावर है उसका, वो क्या बताता है? उसकी इंटरनल सॉवरेंटी बताता है। बाहर किसी मामले पर निर्णय लेने की जो क्षमता है, किसी अन्य देशों के साथ कोई संधि, करार, कोई एग्रीमेंट कर रहा है, कोई ट्रीटी कर रहा है, कोई कन्वेंशन करता है, कोई कोविनेंट्स करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो शामिल हो रहा है, या उनसे वो विड्रॉ करता है अपने आप को, ये निर्णय उसका अपना स्वयं का होता है, किसी अन्य पर आधारित नहीं होता है। तो ये क्या कहलाएगा? उसका एक्सटर्नल सॉवरेंटी। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेंटी का एक क्लासिफिकेशन है, और जो कि इंडिया को क्या बनाता है? सॉवरेन बनाता है। इन कंक्लूजन, यदि एक लाइन में यह बताया जाए कि सॉवरेंटी क्या है, तो सॉवरेंटी की ऐसी कंट्री या ऐसी कोई एंटिटी जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो क्या कहलाएगा? संप्रभु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संप्रभु। क्लियर है? अच्छा, सॉवरेंटी ये यदि किसी भी स्टेट को क्या माना जाए? एज अ पर्सन। क्या मानेंगे आप किसी स्टेट को? और स्टेट का मतलब कई अर्थ हैं इसके, ठीक है। स्टेट का मतलब यदि देखा जाए तो एक तो इंटरनेशनल लेवल पर आप देखेंगे इसको, बोलो भाई। और इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट का क्या मतलब होता है? कंट्री। क्या होता है? यदि इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? कंट्री हो जाती है, ठीक है। जब जैसे आईसीजे पढ़ते हैं आप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो जो पार्टी होती हैं वो पार्टी कौन होती है? स्टेट होती है। कौन होती है? और स्टेट का मतलब यहां पे क्या? कंट्री। कौन है? कंट्री का मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया एक कंट्री है, लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ है कि बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन होगा? स्टेट होगी। पार्टी कौन होगी? और यहां पे स्टेट का क्या मतलब हुआ? कंट्री हुआ। तो इंटरनेशनल लेवल पर यदि देखेंगे तो कंट्री क्या है? आपकी स्टेट है। और यदि मैं इंडिया की बात करूं तो यहां पे भी दो हैं। यदि आप आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में देखेंगे, कहां पे और कहां पे? 36 में। तो यहां पे स्टेट कुछ और है, और अदर पार्ट्स के लिए स्टेट का कुछ और मतलब है। बात समझ पाए? और अदर पार्ट के स्टेट्स का मतलब वो है जो आर्टिकल 1 में दिया गया है। क्या दिया गया है? मेरी बात आप समझ पाए? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को
दो तरीके से बताया गया कि आर्टिकल 12 के लिए स्टेट का कुछ और मतलब है, 36 के लिए स्टेट का कुछ और मतलब है, अदर पार्ट्स में जो वहां पे स्टेट्स बताए गए हैं वहां पे आर्टिकल 1 है। यानी इंडिया जो है वो क्या होगी, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या होगी आपकी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यहां पे यूनियन ऑफ स्टेट्स में कौन शामिल है, जो आपके फर्स्ट शेड्यूल में बता दिए गए हैं, बोलिए। तो आपका उत्तराखंड भी आ जाएगा, वहां पे उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। लेकिन आर्टिकल 12 और 36 में स्टेट का मतलब ये नहीं है। यहां पे स्टेट का क्या मतलब है, यहां पे आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब यानी पार्ट थर्ड के लिए और पार्ट फोर्थ के लिए। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट है, पार्ट फोर में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए। राज्य का मतलब क्या है, संघ सरकार और पार्लियामेंट संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, और स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। यही तो पढ़ा गया है, बोलो भाई। यानी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटीज, ये क्या है, आपकी स्टेट है। और अदर स्टेट्स क्या होंगे, जो आर्टिकल 1 में बता दिए गए हैं, जो शेड्यूल फर्स्ट में मेंशन किए गए हैं, वो आपके स्टेट्स हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर यदि स्टेट्स को देखेंगे तो स्टेट्स कौन हो जाएगा, आपकी कंट्री हो जाएगी, बोलिए। तो एक कन्वेंशन हुआ था, ये मैं उसी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में आपसे बात कर रहा हूं, ना तो इसकी ना तो इसकी। मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपके यहां एक कन्वेंशन हुआ, मॉन्टेविडियो, कौन सा, मॉन्टेविडियो, बोलो भाई, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। और ये किस पर था, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। किसके बारे में, राइट्स एंड ड्यूटीज। ये कन्वेंशन किस पर था, स्टेट्स यानी कंट्री के अधिकार क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, इस पर एक कन्वेंशन किया गया मॉन्टेविडियो में। कब किया गया, 1933 में था। 1933 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन किया गया और उसके आर्टिकल 1 में यह मेंशन किया गया कि स्टेट होगा कौन, कौन है स्टेट। तो मैंने आपसे कहा कि व्हेन स्टेट एज अ पर्सन यदि आप कंसीडर करेंगे तो ये स्टेट आपका कौन होने वाला है, जिसकी एक परमानेंट परमानेंट पॉपुलेशन हो। क्या हो, पॉपुलेशन, कैसी, परमानेंट पॉपुलेशन हो, डेफिनेट टेरिटरीज हो आपकी, डेफिनेट, बोलो भाई, डेफिनेट टेरिटरीज हैं आपकी, यानी निश्चित भूभाग है। और तीसरा, एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथा, वर्ड सॉवरेंटी नहीं यूज हुआ है, वर्ड जो यूज हुआ है एग्जैक्टली, कैपेसिटी टू इंटर। क्या, कैपेसिटी टू इंटर विथ अदर स्टेट्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो फोर्थ एलिमेंट है वो क्या है, सॉवरेंटी का है। आप में ये क्षमता है कि आप किसी अदर कंट्री के साथ क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। ये क्या है आपका, सॉवरेंटी। ये किसके बारे में बात कर रहा है, सॉवरेंटी के बारे में। तो पहला एलिमेंट क्या है आपका, कि स्टेट होने के लिए चार चीजें होनी जरूरी है। ये बात आपको कहां बताई गई है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में। पहली बात कौन सी है, परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए उस स्टेट में। दूसरी चीज क्या है, उसकी एक डेफिनेट या सर्टेन टेरिटरीज होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है, उसमें गवर्नमेंट होना चाहिए। और चौथा क्या है, कैपेसिटी टू इंटर विद द रिलेशंस, ठीक है, फॉर द अदर स्टेट्स। बोलो भाई, कैपेसिटी टू इंटर इनटू द रिलेशंस विद द अदर स्टेट्स, कैपेसिटी टू इंटर इनटू द रिलेशन विद अदर स्टेट्स। तो ये क्या है, बाहरी राज्यों के साथ
यानी बाहरी देशों के साथ वह किसी संबंध में प्रवेश करे, इसकी कैपेसिटी यदि उसमें है, यह उसकी सॉवरेंटी के बारे में बात कर रहा है। और मेनली एक्सटर्नल सॉवरेंटी, किसके बारे में? सॉवरेंटी के बारे में। तो ये चार एलिमेंट्स हैं आपके, और यहां पे इसे आप क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? आपकी सॉवरेंटी है। बोलिए, ये है सॉवरेंटी आपकी। तो आज इंडिया क्या कर सकती है? कॉमनवेल्थ में उसने अपने आप को ज्वाइन करा, नाम में उसने अपने आप को ज्वाइन करा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में वो शामिल है। बोलिए, वर्ल्ड बैंक में है, आईएमएफ में है, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वो क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। और कैसे? इंडिपेंडेंटली। पेरिस कन्वेंशन में इंडिया ज्वाइन भी कर सकता है और अपने आप को क्या कर सकता है? विड्रॉ भी कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये चार एलिमेंट है। और ये यदि इसका पर्सनिफिकेशन किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि यदि स्टेट क्या है? एक पर्सन है। स्टेट क्या है? एक पर्सन है। तो इसकी जो सोल है वो कौन है? सॉवरेंटी। यानी किसी स्टेट से यदि उसका, यानी किसी व्यक्ति से यदि उसकी सोल निकल जाए तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता है। और किसी स्टेट से उसकी सॉवरेंटी समाप्त हो जाए तो उसमें स्टेटहुड का कैरेक्टरिस्टिक समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेटहुड, राज्यत्व का लक्षण समाप्त हो गया। किसका? राज्यत्व का। ठीक है ना, इसका मतलब सोल पार्ट है आपका। क्या है? सोल पार्ट है सॉवरेंटी। तब तक उसे हम मान नहीं सकते कि वो स्टेट हो गया। बोलिए, तो इंडिया की स्थिति आप जान ही रहे हैं। इंडिया 1947 के पहले क्या थी? कॉलोनी थी। क्या थी? और 1947 से लेकर के 1950 तक ये क्या हो गया? आपका डोमिनियन हो गया था। और फिर 26 जनवरी 1950 के बाद ये क्या हो गया? आपका सॉवरेन हो गया। इसका मतलब क्या है? कि ये अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में क्या कर सकता है? ये इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन ले सकता है और किसी भी तरीके से उसे क्या कर सकेगा? लागू कर सकेगा, इंप्लीमेंट कर सकेगा। ये क्वेश्चन उठाया गया आपके यहाँ कि आप कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हो गए हैं, आपने अपनी सॉवरेंटी को कंप्रोमाइज कर लिया है। बोलिए, हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब ज्वाइन करा तो उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, और वो टर्म एंड कंडीशंस जो हैं उसको स्वीकार करके उसमें अंदर जाते हैं आप। जैसे आप यूएनओ के मेंबर्स बनना चाहते हैं तो उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। पहली चीज क्या होना चाहिए? कि आप पीसफुल हो, कंट्री आपकी कैसी हो? पीसफुल हो, पीस लविंग कंट्री हो। ये उसकी प्री रिक्विजिट कंडीशन है। ये कंडीशंस आप में होगी तभी आप यूएनओ में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते हैं। आप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपकी जो कंट्री है उसमें क्या हो? स्टेबिलिटी हो। यानी ये क्वालिटीज नहीं है तो आप इंटर नहीं कर सकते हो। तो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करने के लिए उनकी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है। तो आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में कोई भी कंट्री इस तरीके से नहीं है कि वो अपने हर आंतरिक और बाह्य मामले को क्या कर सके? इंडिपेंडेंटली ले सके। यानी ट्रू सेंस में ये जो सॉवरेंटी है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती है इस ग्लोबल वर्ल्ड में। ठीक है, आप आईएमएफ के पार्ट है, यानी सारा डिसीजन आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते। सारा डिसीजन आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते हैं। आपको कुछ डिसीजंस के लिए आपको उन पर क्या करना होगा? आश्रित होना होगा। लेकिन आप इंडिपेंडेंटली इस सेंस में है कि आप जब तक चाहेंगे तब तक उसमें इंटर कर सकते हैं और जब चाहें तब उससे क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। तो कहीं भी आपकी सॉवरेंटी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं हुई है इस सेंस में कि आप उसे क्या कर सकते हो? ज्वाइन भी कर सकते हो, आप अपने आप को विड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में पेरिस कन्वेंशन से अपने आप को क्या कर लिया था? उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। और फिर जो बाइडेन आते हैं और फिर उन्होंने डिक्लेयर करा कि हम फिर से ज्वाइन करेंगे आपको। बोलिए, ये सॉवरेंटी है कि आप किसी भी कन्वेंशंस को, किसी भी एग्रीमेंट्स को, किसी भी ट्रीटी को अपने
डिसीजन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और उससे विड्रॉ कर सकते हैं। आज योनो के मेंबर हैं आप, यदि आप चाहें तो आप योनो से बाहर भी हो सकते हैं। बोलिए, यहां पे आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। तो इन जनरल इंडिया कैसी कंट्री है, कैसी है, सॉवरेन कंट्री है। तो कुछ समझ में आया इतनी बात जो बताया मैंने आपको? सॉवरेंटी को मैं यदि कंक्लूड करूं तो सॉवरेंटी कहां से आया हुआ है? फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, सॉवरेन से आया है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, और लैटिन में सुपरनस से मिलकर के बना होता है, जिसका अर्थ है क्या? सुप्रीम पावर। बॉडिन ने सबसे पहले सॉवरेंटी वर्ड यूज किया था। मॉन्टेविडियो कन्वेंशंस में 4 एलिमेंट्स बताए गए थे, जिसमें फोर्थ एलिमेंट जो है वो आपका क्या है? सॉवरेंटी का है। किसी भी स्टेट के स्टेटहुड के लिए सॉवरेंटी क्या होता है? इन एबिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, अपरिहार्य लक्षण है। जब तक सॉवरेंटी नहीं होगी तब तक उसमें राजत्व के लक्षण नहीं आते हैं। ये 4 चीजें हैं। सॉवरेंटी मैंने आपको बताया कि ऑस्टिन जो डिफाइन करते हैं वो निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव किस सेंस में? कि वो किसी के ऑर्डर को ओबे करने के लिए, फॉलो करने के लिए वो कंट्री या पॉलिटिकल सुपीरियर्स बाउंड नहीं होता है, और उसके जो ऑर्डर या कमांड है उसे मानने के लिए वहां के सारे लोग क्या हैं? बाध्य हैं। नहीं तो उन्हें बाध्य कर सकता है, ये उसके पास पावर है। और एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है? कि किसी भी बाह्य मामलों में, यानी देश के बाहर यदि किसी मामले में यदि वो किसी मामले पर निर्णय लेना चाहता है तो इसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। ये उसकी एक्सटर्नल सॉवरेंटी है। और आंतरिक मामलों पर वो कानून को बना करके उन्हें लागू करा सकता है। ये बात समझ पाया? ये क्या था आपकी सॉवरेंटी। अब आपके ये क्वेश्चन आता है कि ये जो सॉवरेंटी है वो सॉवरेंटी वेस्ट कहां कर रही है? सॉवरेंटी है कहां? सॉवरेंटी किसमें निहित है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके यहां। तो सॉवरेंटी यानी संप्रभुता जो है, मैंने आपको बताया था कि 2 सेंस में है। एक तो क्या है? ज्यूरिस्टिकली। क्या, कैसे है ये, मतलब समझ रहे हैं? कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। ये विधिता बोला जाता है। क्या है? विधिक तौर पर। और यहां पे क्या है? ये फैक्चुअली, तथ्यात्मक रूप से। सॉवरेंटी जो है आपकी वो ज्यूरिस्टिकली, ठीक है, यानी विधिता हुआ कहां पे है, और फैक्चुअली, प्रैक्टिकली वो कहां पे है। तो यदि ज्यूरिस्टिकली देखा जाए तो आपकी जो सॉवरेंटी है वो वेस्ट करती है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। किसमें करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में करती है। और फैक्चुअली ये कहां करती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया में। कहां पे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग में करती है। कहां पे? और यदि विधिक तौर पे देखा जाए तो ये कहां पे है? आपके भारत के संविधान में है। भारत का संविधान जो है वो सोर्स ऑफ पावर है आपका। क्या है? सोर्स ऑफ पावर है। सुप्रीम पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। सुप्रीम पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। लेकिन ये विधिता है। कैसा है? प्रैक्टिकली और फैक्चुअली किसके पास है? ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, बोलो, जो कि बनाया गया है यहां पे। और ये जो फैक्चुअली है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहां से दिखता है आपको? ये आपको जुडिशरी के द्वारा दिखेगा, ये आपको पार्लियामेंट के थ्रू दिखेगा, ये आपको एग्जीक्यूटिव के थ्रू दिखेगा। कहां से दिख रहा है? बोलिए। एग्जीक्यूटिव के थ्रू। किसके थ्रू? और किसके थ्रू? जुडिशरी के थ्रू दिखेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। तो अभी सामान्य तौर पे यदि आपके यहां आंसर आए तो अभी तो कंफ्यूजन हो गया आपका कि वी द पीपल ऑफ इंडिया लगाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन लगाना है। तो आंसर आपका जो होगा एग्जैक्टली केशवानंद भारती की केस में यह बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है? केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका सारा डाउट खत्म हो गया है। और ये जो सॉवरेंटी वेस्ट करती है वो कहां करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आंसर आपका क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह बता दिया गया है कि जो सॉवरेंटी वेस्ट करती है वो कहां करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में करती है, ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया में करती है। यह बात क्लियर है? ये आज तक की सबसे बड़ी 13 जजेस बेंच है। कितना? आज तक की सबसे बड़ी बेंच जो बनी है वो कौन सी है आपकी? जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया था।
बोलो भाई। बेसिक स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट इसी में आया था और इसने डिसाइड करा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि ये बात कहां पे है आपकी, सुप्रीम पावर किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा प्रूफ कर दूं आपको कि ये पावर इसके पास कैसे आया है। तो आपके यहां जो लीगल सिस्टम है वो पिरामिडिकल सिस्टम है। लीगल सिस्टम आपका कैसा है, पिरामिडिकल सिस्टम है, पिरामिड्स के फॉर्म में है। कैसे है जरा देखिए, आपने पढ़ा होगा। ये क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे क्या बन रहे हैं, लॉज बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं, ये आपके लॉ हो गए। बोलो भाई। इन लॉ के थ्रू बाई लॉज बनेंगे, आपके रेगुलेशंस बनेंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, अदर चीजें हैं। बोलिए। यहां पे मैं लिख देता हूं बाई लॉज, उपविधि बोला जाता है इसको, बाई लॉज। और मैंने आपको बता दिया था कि बाई लॉज हैं क्या, ला बाई लॉज। ये जो बाइलॉज है ये भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और वैलिडिटी कहां से प्राप्त करता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से। और किससे प्राप्त करता है, यानी इसको दो जगह से वैलिडेट होना पड़ता है। एक तो इस पेरेंटल लॉ से और दूसरा इससे। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि ये जो बाइलॉज बना है इसके कंसोनेंस में है लेकिन इसके अगेंस्ट है, तो ये शून्य हो जाएगा। इसको अपनी वैलिडिटी दो जगह टेस्ट करानी पड़ती है। कहां पे, जिससे वो बना है पेरेंटल लॉ से, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन से। मेरी बात आप समझ पाए। ये कौन हुआ, ये जो लॉ बना है ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कहां से रिसीव करता है, पावर और अथॉरिटी से कहां से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। चलो इधर आए। ये आपका क्या है, गवर्नमेंट है। क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आपने देखा है कि तीन आर्गन्स है मेनली। वो कौन सी है आपकी, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, और कौन है, जुडिशरी। ये तीन आर्गन्स है मेनली। बोलिए। एग्जीक्यूटिव भी दो है, एक तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है आपकी, और दूसरी कौन सी है, टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव है। ये लेजिस्लेचर, चाहे वो यूनियन का हो चाहे स्टेट का हो, जुडिशरी, ये सारे के सारे अपने पावर कहां से ले रहे हैं, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो कहां से मेंटेन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। और ये बातें अभी भी आपको प्रूफ नहीं लग रही हैं, अच्छी नहीं लगी, अच्छी इन द सेंस नहीं, सही नहीं लगी। कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है अपने सारे पावर कहां से ले रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से ले रही है। जितने भी लॉज और बाई लॉज बन रहे हैं वो अपने पावर कहां से ले रहे हैं, अथॉरिटी कहां से ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं। इसका मतलब हर किसी को जो पावर मिल रहा है, जो अथॉरिटी मिल रही है, वो कहां से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सुप्रीम पावर किसके पास है, वही तो होगा। और ये बात और क्लियर होगी आपकी कहां पे, आर्टिकल 13 में है। बोलो। ये बात आपने पढ़ लिया है क्लास 1 एंड क्लास 2। और क्लास 1 में क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और दूसरा क्या है आपका, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ना तो ऐसा कोई कानून जो पहले से बना हुआ है वो रुक पाएगा, और ना ही स्टेट ऐसा कोई लॉ बना सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। ठीक है ना, 13 पढ़ा जाएगा वहां पे। तो यहां पे इस सेंस में सुप्रीम आपका कौन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। और इसी को केल्सन ने क्या कहा था, ग्रैंड नाम कहा था। क्या कहता है, ग्रैंड नाम्स। तो जितने अदर नॉर्म्स हैं आपके, वो अपने पावर्स किससे प्राप्त करते हैं, ग्रैंड नाम्स से रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। और ये किसी देश में जो ग्रैंड नाम्स होता है वो एक होता है। क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है ना। ये सेल्फ प्रूव्ड होता है, सेल्फ एविडेंट होता है, लिमिटलेस होता है। यही तो सॉवरेन है। बोलो भाई। सारे के सारे लोगों को शक्ति दे के दे डाल रहा है पूरा का पूरा। बोलिए।
इतना सख्ती हो गई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो मेरे हिसाब से आपको पता होनी चाहिए कि सॉवरेंटी आपकी वो कहां वेस्ट कर रही है। ये मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, कहां पे निहित है। अभी और प्रूफ करने की जरूरत है कि समझ में आ गई है बात? आ गई है जबरदस्ती? ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये लॉ है, यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई लॉ बनाया जा रहा है, इसकी वैलिडिटी और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक होगी किसके अकॉर्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये जो बाइलॉज बने हैं आपके, और ये बाइलॉज मैंने आपको बता दिया है, यूजीसी के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है, यूपीएससी के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा यदि कोई लॉ बनाया गया है, तो ये सारे लॉज क्या है आपके? बाइलॉज हैं। क्या है? बाइलॉज हैं। तो बाइलॉज अपने पेरेंटल एक्ट को भी सेटिस्फाई करेगा, और किसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसे? अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इस अर्थ में कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका क्या है? सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है? ग्रैंड नाम्स है। बाकी जितने भी नाम्स हैं आपके यहां, वो अपनी वैलिडिटी कहां से प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं? वो जो आपका ग्रैंड नाम्स है। सॉवरेंटी क्लियर हुआ? तो सॉवरेंटी कंक्लूजन में मैंने बहुत बता दिया है। तो सामान्य तौर पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? इंपेरेटिवनेस होना चाहिए, इनडिविजिबल होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए? इलिमिटेबिलिटी होनी चाहिए। और ये आस्टिन डिफाइन करते हैं, इसका क्रिटिसिज्म भी है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना सकता चाहता हूं, ठीक है ना? ये सामान्य तौर पे आप जानते रहिए। सॉवरेंटी मॉन्टेविडियो कन्वेंशंस में राइट एंड ड्यूटीज फॉर द स्टेट्स के लिए जो कन्वेंशन आया था, उसमें बताया गया था कि वो उसका क्या है? इनएविटेबल पार्ट है, वो उसका सोल है किसी भी राज्य को बनने के लिए। और राज्य का मतलब कंट्री। तो इंडिया क्या है आपकी? एक कंट्री है। और यहां कैसी कंट्री है? सॉवरेन कंट्री। और ये बात कहां से पता चली? आपके प्रियम्बल से पता चल रही है कि इंडिया कैसी होगी? सॉवरेन होगी। कैसी होगी? सॉवरेन होगी। इसका मतलब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में सारे डिसीजन लेने के लिए वो क्या है? फ्री है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर हुआ? बोलिए। चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे मामले हैं, देखा जाएगा फिर। दूसरा जो एलिमेंट है इंडिया का, वो क्या है आपका? सेकुलरिज्म। क्या है? इंडिया कैसी है आपकी? सेकुलर कंट्री है। कैसी कंट्री है आपकी? सेकुलर। यहां पे इसका क्या मतलब हुआ भाई? सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर कंट्री है ना? देखिए, जनरली यदि आप देखें पूरा, तो दो तरीके की कंट्री आपको मिलेंगी सामान्य तौर पे। एक तो रिलीजियस कंट्री है, धार्मिक, जहां पे कोई स्पेसिफिक रिलीजन क्या होता है? स्पॉन्सर्ड होता है। स्टेट का अपना एक लॉ होता है, अपना एक धर्म होता है, रिलीजन होता है, और उसी को क्या करता है? वो स्पॉन्सर्ड करता है। जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसी कंट्री है आपकी? इस्लामिक कंट्री है, सीधे सीधे लिखा हुआ है, द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। क्या लिखा हुआ है? इस्लामिक स्टेट है। और वहां पे इस्लाम के बारे में बता दिया, और उन्होंने कहा कि सॉवरेंटी हमारी कहां पे है? अल्लाह में है। कहां पे है? प्रॉफिट मोहम्मद, अंतिम रसूल, पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है ना? उनमें है। तो इसका मतलब ये जो कंट्री है वो क्या है? सॉवरेन कंट्री है। कैसी कंट्री है? सेकुलर है कि नॉन सेकुलर है कि रिलीजियस है? रिलीजियस कंट्री है। कैसी है? रिलीजियस कंट्री है, धार्मिक है। तो धर्म सापेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष क्या है? कि कोई ऐसा स्टेट जिसका अपना कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन नहीं होता है। क्या नहीं है? अपना कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। सभी धर्मों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? समभाव की धारणा है। ऐसी जो कंट्रियां हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी? सेकुलर कंट्रियां कहलाती हैं, ठीक है ना? सेकुलर शब्द थोड़ा सा अंतर है, किसमें? रिलीजन में। इसको हमने नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा हुआ है? सेकुलर। दोनों में फर्क क्या है? ये क्या है आपका? ये धर्म है ना? बोलो भाई। और ये क्या है? पंथ है।
कि पंत है? ता है कि था है? बोलो। था है। बहुत सही। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे धर्म लिखा हुआ है, वहां पे सेकुलर लिखा हुआ है। हमने प्रियम्बल में इस वर्ड को जोड़ा है, इस वर्ड को नहीं जोड़ा है। तो दोनों में फर्क क्या है? धर्म। यदि धर्म को देखें तो इसके भी दो मायने हैं। ये दो हैं। वो वेस्ट में अलग कॉन्सेप्ट लेकर के यूरोप में अलग कॉन्सेप्ट है इसका, और इंडिया में धर्म का मतलब कुछ अलग है। बोलो भाई। यहां पे रिलीजन का मतलब है, मैं यूरोप से शुरू करूं। वेस्ट में सेकुलरिज्म जो था, वहां पे रिलीजन था। वहां पे चर्च और स्टेट, ये चर्च का गार्जियन कौन होता था? पोप होता था। कौन होता था? और स्टेट का कौन होता था? मोनार्कियल सिस्टम है तो किंग हो रहा है। कौन हो रहा है? और ये माना जाता है कि किंग जो होता है वो डिवाइन पावर को रखता है। किसको रखता है? ये बात तो पता है ना। राजा जो है, किंग कैन डू नेवर रॉन्ग, यही तो है। राजा कभी गलती गलती करता नहीं है। इसका मतलब उसमें क्या है? डिवाइन पावर है। ये कह रहे हैं कि ये डिवाइन पावर किसके पास है? पोप के पास है। ये कहते हैं कि ये पावर किसके पास है? किंग के पास है। देयर वॉज अ स्ट्रगल। किस बात का स्ट्रगल था? पावर को लेकर के, कि ये पावर एग्जैक्टली डिवाइन पावर है किसके पास, यानी किंग बड़ा है कि पोप बड़ा है। ये क्या है? रिलीजियस हेड है। कौन है? और ये कौन है? पॉलिटिकल हेड है। बोलो भाई। और ये कॉन्फ्लिक्ट था, है ना। इसके लिए इन्हें क्या करा गया? सेपरेट करा गया। ये इस बात का स्ट्रगल था, और इसमें यह बनाया गया कि रिलीजन को पॉलिटिकल अफेयर से क्या किया जाए? बाहर रखा जाए। बात समझ पाए आप? नहीं समझ में आई बात? क्या बताया? रिलीजियस अफेयर्स जो हैं उनको पॉलिटिकल अफेयर से क्या करें आप? बाहर रखें। बोलिए। कहने का मतलब, राज्य के कार्यों में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस सेंस में यदि ये लिया जाए तो उनके यहां इसका मतलब क्या हुआ? एंटी रिलीजियस, एंटी सैक्रेड। क्या हुआ? टेम्पोरल, वर्ल्डली। उनके यहां का रिलीजियस का मतलब और सेकुलरिज्म का क्या मतलब हुआ? उनके यहां का सेकुलरिज्म क्या था? जो एंटी रिलीजियस है। इसका मतलब पॉलिटिकल अफेयर में किसका स्कोप नहीं है? धर्म का स्कोप नहीं है। किसका स्कोप नहीं है? यानी रिलीजियस अफेयर्स अलग होने चाहिए और पॉलिटिकल अफेयर्स क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। बात समझ पाए? तो उनके यहां का रिलीजन का मतलब क्या हो गया? रिलीजन का मतलब कि एंटी रिलीजियस। उनके यहां सेकुलर किसको माना जाता है? उनके यहां का सेकुलर कौन होगा? जो एंटी रिलीजियस होगा, जो वर्ल्डली होगा, जो नॉन रिलीजियस होगा। वो क्या होगा? जो टेम्पोरल होगा, जो टेरेस्ट्रियल होगा, जो वर्ल्डली होगा, वो क्या होगा? सेकुलर होगा। मेरी बात आप समझ पाए? नहीं समझे? सेकुलर का मतलब क्या हुआ? उनके यहां का सेकुलर का मतलब नॉन रिलीजियस। उनके यहां का सेकुलर का मतलब इस अफेयर्स को देखने के लिए किसकी जरूरत है? नॉन रिलीजियस होना चाहिए, उसे टेम्पोरल होना चाहिए, वर्ल्डली होना चाहिए, टेरेस्ट्रियल होना चाहिए। यानी रिलीजियस अफेयर का मामला कहां नहीं आ सकता है? पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं आ सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड चर्च में ये बात लिखा कि ये क्या होना चाहिए? धार्मिक मामलों का हस्तक्षेप कहां नहीं होना चाहिए? राज्य के मामलों में। ठीक है ना। तो ऐसे जहां पे धार्मिक मामले राज्य के मामलों से अलग हैं, वो क्या है आपके? सेकुलर है। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आया? वहां पे रिलीजन का क्या मतलब हुआ? रिलीजन का मतलब यहां पे धर्म हुआ। ये कहां की फिलॉसफी है? ये आपकी वेस्ट की फिलॉसफी है। ठीक है ना। हमारे यहां धर्म को रिलीजन नहीं कहा जाता, हमारे यहां धर्म को धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मा। ये है, इसकी हिंदी रिलीजन नहीं है। और धर्म जो है वो ध्री धातु से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? ध्री धातु। और ये ध्री धातु का मतलब होता है धारण करना। क्या करना होता है? धारण करना।
किस चीज को धारण करना है आपको? क्वालिटीज ऑफ लाइफ, वैल्यूज ऑफ लाइफ। किस चीज को? क्वालिटीज एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ। और वो क्वालिटीज और जो वैल्यूज हैं वो क्या है? 10 बताई गई हैं। कितनी बताई गई हैं? 10 बताई गई हैं कि किसे मानव समाज जो है उसे क्या करेगा? धारित करेगा। झूठ नहीं बोलना है, विद्या का अर्जन करना है, ज्ञान का अर्जन करना है, अपग्रह होना चाहिए, यानी संपत्ति को चुराना नहीं है आपको, ठीक है। ये सारे क्या है? आपके जीवन के क्या है? वैल्यूज हैं। बोलिए भाई, विद्यार्जन क्या है आपका? वैल्यू है आपकी। झूठ नहीं बोलना है, ये क्या है? धैर्य को धारण करना है, ये क्या है? ये आपके जीवन का एक जीने का तरीका है। ये आपके वैल्यूज हैं, ये आपके मूल्य हैं। यदि इन मूल्यों को आप खो देंगे तो ऐसी स्थिति में आपका एग्जिस्टेंस और आपकी लाइफ समाप्त हो जाएगी। बोलिए, जिस व्यक्ति के पास या यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लड़के के पास जिसके पास धैर्य नहीं है, उसको इस तैयारी में नहीं आना चाहिए। बोलिए, यू हैव अ पेशेंस। इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा, अगली बार नहीं हुआ है, अगली बार में होगा, ठीक है। इस बात का पेशेंस होना चाहिए और ये मानव के अंदर होना चाहिए। ये है आपका गुण, क्वालिटी। इससे आप धारित करिए। और धैर्य नहीं है तो एक ही बार में आप हट जाएंगे, आप यूपीएससी दे पाएंगे, आप क्लियर कर पाएंगे? हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बाहर जाएंगे। बोलिए, लेकिन जिसके पास धैर्य है, पेशेंस है, वो क्या होगा? क्षमा। ये क्वालिटी है आपकी कि यदि किसी ने, यानी फॉरगिवनेस, ये क्या है? धर्म है। तो मेरे हिसाब से नहीं, मतलब धर्म के हिसाब से कितनी क्वालिटीज हैं आपके यहां? 10 है। और ध्री का मतलब क्या? धारण, यहां से आया हुआ है। और ये क्या है? आपकी वैल्यूज ऑफ लाइफ है। ये क्या है? वैल्यूज ऑफ लाइफ। इससे निरपेक्ष कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। किससे निरपेक्ष? इन वैल्यूज ऑफ लाइफ से, इन वे ऑफ लाइफ से क्या नहीं हो सकता है? कोई निरपेक्ष नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। और अलग हो गया तो उसका एग्जिस्टेंस पशुवत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, मानवीय क्षमता उसमें नहीं रहेगी। बोलिए, नहीं समझ में आई? क्षमा की क्वालिटी किसके पास है? आपके पास है। दया आप में है, धैर्य आप में है, बुद्धि अर्जन और ज्ञान अर्जन की जो क्वालिटीज है वो आप में है। बोलिए, ये सब क्या है? आपकी वैल्यूज ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि हमारे यहां धर्म का मतलब क्या होता है? वे ऑफ लाइफ। हमारे यहां धर्म का मतलब, यानी ये जो रिलीजन वर्ड आप यूज करते हैं, ये रिलीजन क्या है? ये इससे अलग है। हमारे यहां का जो धर्म है वो धर्म क्या है? आपका वे ऑफ लाइफ है, जीने का एक तरीका है। ये वो रिचुअल्स नहीं है, ये वो वर्शिप नहीं है, वो प्रेयर नहीं है। ये क्या है? इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मेरी बात आप समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो इससे कोई व्यक्ति निरपेक्ष नहीं हो सकता है। और इससे निरपेक्ष नहीं हो सकता है तो हमने धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमने किसका प्रयोग किया? पंथ निरपेक्ष का प्रयोग किया। किसका? यानी इस तरीके से वर्ड जो हमने रखा है, धर्म निरपेक्ष तो रखा नहीं है, हमने क्या रखा? पंथ निरपेक्ष रखा। मेरी बात आप समझ पाए? तो आप सेकुलर, यानी धर्म और पंथ निरपेक्ष में फर्क समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? तो धर्म तो समझ में आ गया, अभी पंथ देखते हैं क्या है। पंथ निरपेक्ष क्या है? आप ये बताइए कि आपके यहां हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है, सिख एक धर्म है ना? हमारे यहां तो डाइवर्सिटी ऑफ द रिलीजन है। बोलिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं बोल भले रहा हूं लेकिन अर्थ आप अलग ही लीजिएगा। यानी मैं जो रिलीजन बोल रहा हूं और धर्म जो है वो बिल्कुल अलग है। नहीं समझ में आई बात? फिर से समझिए, मैंने क्या कहा? रिलीजन इज नॉट अ धर्म। रिलीजन जो है वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जो मैंने आपको 10 बताए। क्या है? जो वैल्यू ऑफ लाइफ है, जो वे ऑफ लाइफ है, वो धर्म है। क्या है? जिसको आपको धारण करना है। नहीं समझ में आया बेटा? ये धर्म निरपेक्ष आप नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं? धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? इन मूल्यों को आप खत्म कर दीजिए आपके जीवन से। झूठ बोलना शुरू कर दीजिए, ज्ञान अर्जन छोड़ दीजिए, धैर्य छोड़ दीजिए, ठीक है, चोरी करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन का मूल्य खत्म हो जाएगा। बोलिए, तो आप धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। धर्म से, वो वैल्यूज से आप अलग नहीं हो सकते, इसलिए हमने धर्म निरपेक्ष बोला ही नहीं।
और यही अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बता दिया गया कि धर्म क्या है। धर्म का मतलब वैल्यू ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये वो प्रेयर नहीं है, वर्शिप नहीं है, वो रिचुअल्स नहीं है, वो कर्मकांड नहीं है, ये आपके जीने का एक ढंग है। बात समझ पाए आप? तो यहां पे मैं आपको बता रहा था कि ये क्या है, हिंदू धर्म है, ये वो धर्म नहीं है। फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, इस्लाम धर्म है, इसको हमने इंग्लिश ट्रांसलेट किया हुआ है रिलीजन, लेकिन हमारे यहां का धर्म धर्म है। तो यहां पे हिंदू हो गया, कंफ्यूजन हो सकता है, कमेंट करिएगा, ठीक है, देखा जाएगा। हिंदू क्या है? रिलीजन है आपका, बोलिए। इसमें बहुत सारे सेक्ट हैं, क्या है? सेक्ट्स है, बोलिए भाई। इस्लाम है आपका, इस्लाम में सेक्ट हैं आपके, है कि नहीं है? इस्लाम, और ये क्या है आपके? सेक्ट्स। अब आपने सिया पढ़ा है, सुन्नी पढ़ा है, ये क्या है उसके? सेक्ट्स है। रिलीजन क्या है आपका? इस्लाम है। बौद्ध धर्म आपने पढ़ा हुआ है, हीनयान पढ़ा है, महायान पढ़ा है, श्वेतांबर और दिगंबर आप जैनों में पढ़ा हुआ है, एक सामान्य सेक्ट्स में बटे हुए, बोलिए। अच्छा, ये जो सेक्ट्स हैं सिया और सुन्नी, इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? सिया और सुन्नी, इनमें क्या एक फर्क है? आइडियोलॉजीज का फर्क है, विचारधाराएं अलग हैं। क्या है? विचारधाराएं अलग हैं, बोलो भाई। लेकिन गोल सबका एक है। गोल क्या है? एक है, किसी एक को अचीव करना है, और वो कौन है? ऑलमाइटी, ऊपर। वो कौन है आपका? ऑलमाइटी है। ऐसे हमारे यहां भी है ना, वैष्णव है, शैव है, बोलिए। तो वो भी क्या अचीव करना चाह रहे हैं? अंतिम लक्ष्य तो एक ही है ना, बोलो भाई। ये वैष्णव हो गए, और ये आपके क्या है? आपके ये आपके शैव हो गए, बोलिए। और सबको क्या अचीव करना है? एक गोल, कहां पे पहुंचना है? ऑलमाइटी तक। यानी अच्छा, ये जो शैव हैं, इनमें बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एक कॉमन आइडियोलॉजी होगी, और जो इस रास्ते को फॉलो करके इसको प्राप्त करना चाहते होंगे, बोलिए। यहां पे जो लोग यहां पे जुड़े हैं, इनकी अपनी एक आइडियोलॉजीज है, अपनी इनकी फेथ है, बिलीफ है, और इस बिलीफ के थ्रू ये क्या करना चाहते हैं? इसको प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो आपके सिया और सुन्नी हैं, इनकी अपनी एक कॉमन आइडियोलॉजीज है, कॉमन ग्रुप है, कॉमन डिनोमिनेशन है, जिसके द्वारा ये किसको प्राप्त करना चाहते हैं? इनका एक अल्टीमेट गोल है। और ये किसकी बात है? ये एक दूसरे दुनिया की बात है, पारलौकिक की बात है। किसकी बात है? नहीं समझ पाए? इनके रास्ते अलग हैं। क्या है? इनके रास्ते अलग हैं, पथ अलग है। बात समझ पाए आप? रास्ते क्या है, लक्ष्य क्या है? एक है। तो राज्य जो है, इनको इनके रास्ते पर, इनके गोल पर पहुंचने से क्या नहीं करेगा? कोई इंटरफियर नहीं करेगा। ये क्या होगा? ये क्या होगा? कोई इंटरवेंशन नहीं करने वाला स्टेट। आप इस आइडियोलॉजी को फॉलो करके इस रास्ते से जाना चाहते हैं, वहां से जाइए, यहां से जाना चाहते हैं, यहां से जाइए, यहां से जाना चाह रहे हैं, यहां से जाइए, यहां से जाना चाहिए, वहां से जाइए। मेरी बात आप समझ पाए? इसका मतलब यहां पे स्टेट जो है वो क्या नहीं करने वाला है? कोई इंटरफियरेंस नहीं करने वाला है। इस रास्ते को जिसको आप फॉलो करके जा रहे हैं, उसके लिए वो क्या है? न्यूट्रल है। मेरी बात आप समझ पाए? यानी जिस पथ को फॉलो करके आप पहुंचना चाहते हैं, उस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, अल्टीमेट गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या है आपका? उससे स्टेट अपने आप को क्या करेगा? निरपेक्ष रखेगा। कैसा रखेगा? न्यूट्रल रखेगा, तटस्थ है। बात समझ पाए आप? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? तो हमने पंथ निरपेक्ष रखा है, धर्म निरपेक्ष नहीं रखा है। क्या नहीं रखा है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? कि आपके जीवन के सारे मूल्य समाप्त हो जाएंगे, और हर मानव जाति का वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व आपका क्या है? घर है, बोलो भाई। और ये बात यही नहीं दिखेगी आपको, आप जरा मेडाइवल पीरियड में जाइए,
सर्वधर्म समभाव, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, सनातन से चला आ रहा है। सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के साथ आपका क्या होना चाहिए? समान भाव होना चाहिए। ये इंडिया का ट्रेडिशन और कल्चर रहा है, ये उसकी संस्कृति है। और मेडाइबल में आएगी तो आप अकबर को देखेंगे, सुलह कुल। अकबर ने क्या करा था कि सुलह कुल की नीति चलाई थी, सभी धर्मों के विचार को, अच्छे विचारों को एक्सचेंज करा था। तो ये प्राचीन काल में, एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखेंगे, मेडाइबल हिस्ट्री में आएंगे, और वही मॉडर्न में आकर के आपने आपके क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कि सेकुलर। हम क्या है? सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखेंगे। कैसा रखेंगे? और मेरी बात आप समझ पाए? हमारे यहां का जो सेकुलरिज्म है वो क्या है? ये एंटी रिलीजियस नहीं है। ये क्या नहीं है? एंटी रिलीजियस नहीं है, एथेइस्ट नहीं है, नॉन रिलीजियस नहीं है। जबकि वेस्ट का जो सेकुलरिज्म है वो क्या है? वो नॉन रिलीजियस है, एंटी रिलीजियस है। वो क्या है? टेम्पोरल है, वर्डली है। हमारे यहां का सेकुलरिज्म वो नहीं है। ये दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया? और मैं आपको बताऊं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में दो तरीके के वर्जन्स निकल करके आए। पहला गांधीयन थॉट्स था, और गांधीयन थॉट्स में क्या बताया गया? रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात किया गया। किसकी? ये जो रिलीजियस टॉलरेंस था वो क्या था आपका? रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, जिसकी बात आप खूब देखते होंगे आजकल चलता है कि भारत जो है सहिष्णु राष्ट्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? धार्मिक सहिष्णुता का मतलब यह था कि आप अपने धर्म को मान्यता देते हुए, मानते हुए अन्य धर्मों का क्या करें? सम्मान करें। यह है आपके टॉलरेंस। बात समझ रहे हैं आप? तो धार्मिक सहिष्णुता का मतलब आप अपने धर्म को मान्यता दें, आप अपने धर्म को माने, उसे प्रोपोगेट करें, उसे प्रोफेस करें, उसे प्रैक्टिस करें, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरे धर्मों को भी क्या दें? मान्यता दें। यह थॉट्स था आपका। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में गांधीयन थॉट्स को लाया गया था। और दूसरा नेहरू का थॉट्स था। नेहरू क्या कर रहे थे? नेहरू ने पॉलिटिकल एस्पेक्ट को बनाया क्या, और पॉलिटिकल, राजनीतिक पक्ष लिया, और उन्होंने कहा कि राज्य जो है वो किसी भी धार्मिक मामलों को राज्य के मामलों में शामिल नहीं करेगा। क्या नहीं करने वाला है? यानी राज्य जो है वो धर्म के मामले में क्या होगा? समभाव होगा, सभी के साथ समान व्यवहार रखेगा। ठीक है, ये तटस्थ होगा, न्यूट्रल होगा। तो दो तरीके के थॉट्स थे, और उस समय नेहरू के थॉट्स को क्या किया गया? प्रिवेल करा दिया गया। ठीक है, यानी राज्य आपका कैसा होगा? सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने वाला है। कैसा व्यवहार करने वाला है? इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य जो है किसी धर्म का विरोध नहीं करने वाला है। किसका नहीं करने वाला है? और सेकुलर का मतलब कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, और इसका अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा, कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? वैसे ऐसा कहा जा रहा है आजकल ना कि इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा कुछ दिन के बाद। ठीक है, तो ऐसी धारणाएं जो हैं वो है नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन हो जाएगा। इनकेस यदि बन गया तो ऐसा संभव नहीं है, बोलिए। लेकिन हमारे यहां किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को क्या नहीं कराया गया है? स्पॉन्सर्ड नहीं किया गया है। किसी विशिष्ट धर्म के लिए आपने क्या नहीं किया हुआ है? किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए आपने कोई एडिशनल चार्ज या टैक्स नहीं पोच करा है आपके यहां। ये बात कहीं है? बोलो भाई। ठीक है, तो आप सभी धर्मों के साथ क्या करते हैं? सेकुलर का मतलब यदि एक लाइन में आपको बताना हो तो क्या बताएंगे? सभी धर्मों के साथ क्या है? आप समान व्यवहार करेंगे, आपका अपना कोई धर्म नहीं होगा। सेकुलर का मतलब सिंपल सी बात है कि स्टेट का अपना कोई स्पॉन्सर्ड रिलीजन नहीं होगा। बोलिए, जैसा कि आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। ठीक है ना? हम कैसी कंट्री हैं? सेकुलर है। यानी स्टेट जो है वो आपके रिलीजियस अफेयर्स में क्या नहीं करने वाला है? कोई इंटरफियर नहीं करने वाला है, उसे प्रॉबिट नहीं करने वाला है, उसे प्रॉम्प्ट नहीं करने वाला है, उसे एनहांस नहीं करने वाला है, उसे इंक्रीज करने नहीं वाला है। ये क्या है? आपका सेकुलरिज्म का नेचर है। क्या है? सेकुलरिज्म का नेचर है। बात समझ पाए आप? चलें, अब तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट आ गई। ये सेकुलरिज्म वर्ड हमने प्रियम्बल में जोड़ा। प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया था। कब लाया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया। बोलो भाई, यही तो हुआ था 1976 में आया था। बोलो,
तो मुझे ये बताइए, आपकी ये शब्द तो लाया गया 1976 में, संविधान आपका लागू हो गया 26 जनवरी 1950 में। तो ये क्या उस समय से लेकर के इस समय के बीच में इंडिया क्या था फिर? यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी तय हुई है, उस समय फिर इंडिया क्या था? कैसे? भाई ये तो क्वेश्चन है ना। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। सेकुलरिज्म वर्ड हमने जो जोड़ा है संविधान में, वो कब जोड़ा है? 1976 में आया था। तो इसके बीच के दौरान तो ऐसा कहीं था नहीं आपका। तो फिर क्या माना जाए इंडिया को? इस टाइम पीरियड में वो क्या था? सेकुलर था या नहीं था? यस, आंसर इज यस, ये सेकुलर था। स्पिरिट में जिस दिन संविधान आपका पैदा हुआ था, उसी दिन ये क्या था? सेकुलर था। ठीक है ना? इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। कैसे था? कोई बात प्रूफ करना चाहिए ना लॉ में, बिना एविडेंस के कोई बात होती नहीं। तो सबसे पहले जो आपका कॉमनवेल्थ, क्या कॉमनवेल्थ इंडिया बिल, कौन सा? कॉमनवेल्थ इंडिया बिल आपकी आई 1925 में, और जिसमें सबसे पहले सेकुलरिज्म के बारे में बात किया गया था। कौन आया था आपका? कॉमनवेल्थ इंडिया बिल 1925 में लाया गया था। ये किसके समय लाया गया था? ब्रिटिशर्स के समय लाया गया होगा। बोलो भाई, 1925 की घटना है और पहला बिल लाया गया था जिसमें सेकुलरिज्म के बारे में बात करी गई थी, और यह बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, ये आपका 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में सेकुलरिज्म नेचर को लाया गया, और ये सब्जेक्ट टू किसके अधीन बना दिया गया था? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड डिसेंसी। तो ये बात आपकी 1935 के एक्ट में ही आ चुकी थी, सेकुलरिज्म। बोलो भाई, यानी ये जो धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की बात हो रही है, ये बात कहां ला दी गई थी? सबसे पहले कहां ट्राई किया गया? कॉमनवेल्थ इंडिया बिल, जो पास नहीं हो पाया, बिल ही रह गया। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड डिसेंसी, इसे रखा गया। और इसी को मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में क्या किया गया था। यह बात बताया जा रहा था कि इंडिया को क्या बना दिया जाए, सेकुलर कंट्री बनाया जाए या नॉन सेकुलर रखा जाए, रिलीजियस कंट्री बनाया जाए। बोलिए। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब विजन पहले से था। इस बात को डिसाइड कर लिया गया था कि इंडिया का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। वर्ड हमने सेकुलरिज्म को नहीं यूज करा था, लेकिन स्पिरिट में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या था? सेकुलर था। अभी भी आप नहीं मानेंगे तो मैं दिखाता हूं आपको। आपके यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जरा देखें, जो 25 से लेकर के 28 तक में किसके बारे में बात कर रहा है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात कर रहा है। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां से आया है? 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ है। 25 से लेकर के आर्टिकल कौन सा है आपका? बोलो भाई, आर्टिकल्स कौन सा? 25 से लेकर के 28 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब कि पर्सन को क्या होगा, व्यक्ति को क्या होगा? फ्रीडम ऑफ इनर कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ इनर कंसाइंस होगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। और क्या है? फ्रीली प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपेगेट कर सकता है। यह बात बताइए आप, यह बात कहां बताई गई? आर्टिकल 25 में बता दिया गया है। बात समझ पा रहे हैं? यह किसके बारे में बात कर रहा है? पर्सन। और पर्सन क्या कर सकता है? इसके इनर कंसाइंस, और क्या है? इसे प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है और प्रोपेगेट कर सकता है। और कैसे? फ्रीली, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द, जो उस आर्टिकल में बताए गए। बात समझ रहे हैं आप? और वहां पे क्या है आपका? पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ है, मोरालिटी है आपका। ठीक है, एंड अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस पार्ट के, पार्ट थर्ड के अन्य किसी उपबंधों के अधीन भी रहेगा। ये
मेरी बात आप समझ पाए? तो कुल मिलाकर के ये फ्रीडम दिया गया किसको? इनर कंसाइंस का फ्रीडम था आपको। किसी भी रिलीजन को आप क्या कर सकते हो? प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप? तो ये 25 से 28 में पहले से बता दिया है। कुछ एडिशनल आर्टिकल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। आर्टिकल कौन सा? 15। कौन सा? और 15 15 में क्लास 1 क्या कहता है कि ये स्टेट जो है, कौन स्टेट का मतलब आर्टिकल 12, स्टेट सेल नॉट, मैंडेटरी वर्ड है, सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेट। किस आधार पर नहीं करने वाला है? किस आधार पर? 5 ग्राउंड्स बताए गए, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूं यहां पे। किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा? रिलीजन के ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाला है। बोलो भैया, किनके बीच में? सिटीजन्स के, यानी अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? स्टेट। कौन नहीं करेगा? इसका मतलब क्या है कि सभी धर्म जो हैं वो क्या होंगे? समान होंगे। यही तो बात हुई कि रिलीजन के आधार पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, स्टेट ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये किसका नेचर है? ये सेकुलर नेचर है। ये क्या है आपका? सेकुलर नेचर है। 15 का क्लास 2 जो है वो क्या कह रहा है? क्लास 2 कि किसी भी सिटीजन को किसी भी पब्लिक प्लेस पर इंटर करने के लिए रिलीजन के ग्राउंड्स पर उसके ऊपर कोई डिसेबिलिटी या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं किया जाएगा। पब्लिक प्लेस का मतलब मेरा यहां पे है कि किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी भी मोटल्स में, किसी भी घाट पर, ठीक है, इंटर करने को आप किसके आधार पर? रिलीजन के आधार पर क्या नहीं करोगे? रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे। मेरी बात आप समझ पाए? यानी धर्म को आधार नहीं बना करके आप काम कर सकते हैं। इसका मतलब सभी धर्मों के प्रति आपका व्यवहार जो होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा, समान होगा। ये बात समझ में आ रही? ये क्या कर रहा है? सेकुलर नेचर को बता रहा है। किसको? सेकुलर नेचर को शो करता है। 16 का क्लास 2, 16 का क्लास 2, और ये सारे के सारे जो क्लास बता रहा हूं आपको, आर्टिकल्स बता रहा हूं, ये आर्टिकल्स कहां से आ रहे हैं? जिस समय संविधान आपका लागू हुआ है उसी समय के हैं ये। अभी कोई अमेंडमेंट के थ्रू नहीं आ रहा है ये। 16 का क्लास 2 क्या कह रहा है कि कोई भी पब्लिक पोस्ट है, कैसी पोस्ट है? पब्लिक पोस्ट है या कोई पब्लिक ऑफिस है और उस पर एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट की बात है, तो रिलीजन के ग्राउंड्स पर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। क्या होगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। और ये किसकी बात कर रहा है? सिटीजन्स के बीच में। यानी कोई इनएलिजिबल नहीं होगा। क्या नहीं होने वाला है? इनएलिजिबल नहीं होगा। किस ग्राउंड पर? रिलीजन के ग्राउंड पर। कहां पर? किसी पब्लिक पोस्ट पर अपॉइंट और एम्प्लॉय होने के लिए। यानी कोई भी आपकी सरकारी पोस्ट है, लोक पद है, तो उस पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव आप नहीं करें। ठीक है ना? चलो भाई, और कहां चला जाए? 29 का क्लास 2, 29 का क्लास 2 ये कहता है कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें प्रवेश धर्म के आधार पर आप क्या नहीं कर सकोगे? विभेद नहीं कर सकते हो। उनमें प्रवेश के लिए धर्म के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते? रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और कब? जब वो स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड और फाइनेंस्ड। स्टेट के द्वारा यदि मेंटेन्ड या फाइनेंस्ड है तो उसमें एडमिशन को लेकर के रिलीजन के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे आप। 29 का क्लास 2। और फिर देखिए, अब तो मेरे हिसाब से इंडिया का नेचर आपको समझ में आ जाना चाहिए। 325 आर्टिकल 325 ये क्या कह रहा है कि कोई भी इलेक्टोरल रोल जो तैयार की जाती है, इलेक्टोरल रोल में किसी भी व्यक्ति को रिलीजन के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? इन एलिजिबल नहीं बनाया जाएगा। यानी उसकी एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया होगी वो रिलीजन नहीं होगी, धर्म के आधार पर ऐसे रोल में इंटर करने से आप उसे मना नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजन आपके क्या बता रहे हैं? ये सारे प्रोविजन क्या बता रहे हैं आपके कि इंडिया का जो नेचर है वो कैसा है? सेकुलर इन नेचर है। ठीक है ना? इसका मतलब सभी धर्मों के साथ वो क्या कर रहा है? समान व्यवहार कर रहा है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। आर्टिकल 27 आप पढ़ते हैं
और मैं सिर्फ आपको नेचर बता रहा हूं, मैं कोई आर्टिकल आपसे नहीं बता रहा हूं, फिर मैं बात कर रहा हूं। मैं जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो 15 16 17 पूरा बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको नेचर दिखा रहा हूं। ये मत समझिएगा कि 27 बता दिया खत्म हो गया, 325 खत्म हो गया, ठीक है ना। सिर्फ आपको मैं नेचर दिखा रहा हूं, मैं कहीं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। 27 सीधे सीधे बता रहा है कि स्टेट ऐसा कोई टैक्स नहीं इंपोज करेगा किसी स्पेसिफिक रिलीजन्स को बढ़ाने के लिए। क्या नहीं करने वाला है? कोई एडिशनल टैक्स आप नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करिए। किसी स्पेसिफिक रिलीजन्स को बढ़ाने के लिए आप कोई टैक्स नहीं इंपोज कर सकते हैं। बात समझ पाए आप? तो ये आर्टिकल 27 में ये सारे के सारे प्रोविजंस जो है वो क्या बता रहे हैं आपके इंडिया के सेकुलर नेचर को। इसका मतलब कि इंडिया जो है वो स्पिरिट में जिस समय संविधान लागू हुआ है उसी समय से सेकुलर कंट्री थी, लेकिन ये जो डाउट्स और डायलेमा था इसे समाप्त करने के लिए, इस भावना को और प्रगाढ़ बनाने के लिए क्या कर दिया गया, इस वर्ड्स को ऐड कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके प्रियम्बल में, ठीक है ना। कुछ लोगों को अभी भी डाउट्स और डायलेमा है, अभी भी डाउट और डायलेमा है कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, जबकि लिख दिया गया है। तो अभी ना लिखा गया होता तो और भी दिक्कत होती है कि नहीं। तो उसे क्या कर दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया। इसके पहले ये केस कब की है, अमेंडमेंट कब आया था, 1976 में आया था। और इसके पहले केस मैंने आपको बता दिया 1973 में कौन सी केस आई थी आपकी, केशवानंद की केस आई थी। और केशवानंद की केस में सेकुलरिज्म को क्या डिक्लेयर करा गया, बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा गया। कहां लिखा था आप उस समय, कहां लिखा गया था? 3 साल बाद ये वर्ड आया है, बोलो। लेकिन इसके नेचर को केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कर दिया गया था। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकुलरिज्म वर्ड आने से पहले किस केस में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया था, तो कौन सा केस है, केशवानंद भारती के केस में, यानी 1973 में उसके नेचर को बताया और इसी वर्ड को क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया, अमेंड करके आपके यहां ला दिया गया। क्लियर हुआ? यस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर्स माना गया। किसको माना गया? यस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेकुलरिज्म को क्या माना गया, बेसिक स्ट्रक्चर्स माना गया। केशवानंद में क्या माना गया, बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। तो कोई डाउट नहीं है, कोई हिच एंड हर्सल नहीं है कि आपका जो इंडिया है वो सेकुलर नहीं है, ठीक है ना, सेकुलर नहीं है, ठीक है। अब सेकुलरिज्म के अदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आप देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत कॉपी करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, आपको पता है ना, 1787 1787 को उनका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है। 1789 में उनके यहां क्या हो गया है, ये इनफोर्स हो गया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब वो पैदा हुआ था तो उस समय एफआर नहीं था उनके पास, और यही वो डेट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। पढ़ा होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में, अभी हाल ही में टेस्ट दे करके आए। ये कौन सा रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, बोलो भाई। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में बिल ऑफ राइट्स को क्या किया गया था, और आपको पता होगा ना कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो इन्होंने ही गिफ्ट करा था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने ही न्यूयॉर्क को गिफ्ट किया था। बात समझ रहे ना, नहीं जानते हैं, जान लीजिए। तो यहां पे बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की गई थी। किसकी डिमांड थी, बिल ऑफ राइट्स की। और बिल ऑफ राइट्स मैंने आपको बताया था कि बंडल ऑफ ह्यूमन राइट्स थे, बंडल ऑफ ह्यूमन राइट्स थे। और उस समय आपका अमेरिका का संविधान लागू हो चुका था, रिटन फॉर्म में आ गया था, लिख दिया गया था। 13 स्टेट मिल करके इसे क्या कर रहे थे, लागू कर रहे थे भाई। तो चलिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, बिल ऑफ राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, और इन बिल ऑफ राइट्स को अमेरिका ने क्या करा, अपने यहां शामिल करा 2 साल बाद। कब, 1791 में। तो अब आपको पता है कि ऐसे तो ये शामिल हो नहीं सकते, इनके आज भी 7 आर्टिकल्स हैं। कितने हैं, 7 आर्टिकल्स हैं आज तक इनके पास। और इनका जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी आप जान ही रहे हैं कि 27 के अप्रॉक्सीमेट हुआ है, ठीक है, 27। तो वहां से लेकर के आज तक टफ प्रोसीजर है। लेकिन
पहले 10 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट टू 10, इसमें उन्होंने क्या इनकारपोरेट किया? विल ऑफ राइट्स। क्या लाया? विल ऑफ राइट्स को इनकारपोरेट किया। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था आपका, कौन सा? ये कब हुआ था? 1791 में। कब हुआ था? 1791 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वहां पे इससे सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या था आपका? सेकुलर स्टेट। ठीक है ना? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस शैल नॉट मेक द एनी लॉ, कांग्रेस ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है जो कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन को एनहांस करे या किसी रिलीजन को, जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है, उन्हें प्रोहिबिट करे। यह पावर किसके पास नहीं है? कांग्रेस के पास नहीं था। किसके पास? कांग्रेस ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जिससे किसी विशेष धर्म को बढ़ावा मिले या किसी विशेष धर्म को प्रतिसिद्ध किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट क्या होगा? सेकुलर होगा। स्टेट क्या होगा? सेकुलर होगा। और ये कहां से लाया गया? वहां पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1791 के द्वारा। तो अमेरिका का जो नेचर है वो कैसा है? सेकुलर कंट्री का है। कैसा है? सेकुलर कंट्री का नेचर है। आपको वहां पे एक केस आया था, लेमन टेस्ट। जानना नहीं है, जान लो, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था इसलिए मैं बता दे रहा हूं। लेमन टेस्ट आया था जिसके आधार पर वहां की सेकुलरिज्म को टेस्ट करा जाता है। जैसे आपके यहां लिटमस पेपर टेस्ट होता है ना, तो वैसे उनके यहां एक नाम आया था, ठीक है, लेमन टेस्ट। और लेमन टेस्ट से क्या चेक किया जाता था कि ये जो स्टेट के अफेयर्स हैं, किसके? स्टेट के जो अफेयर्स हैं, ये अफेयर्स सेकुलर हैं या नहीं। इनके लिए जो टेस्ट इवॉल्व करा था उन्होंने, कौन सा टेस्ट करा था? लेमन टेस्ट करा था। ठीक है, जस्टिस विलियम, जाने दो, केस उसका नाम मतलब नहीं, जस्टिस का कोई मतलब है, जान लो बस ऐसे। लेमन टेस्ट क्या था? स्टेट का जो अफेयर्स है वो सेकुलर है या नहीं, इस बात को फाइंड आउट करने के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता था। और वो क्या था कि यदि आपके कार्यों का प्रभाव से किसी धर्म का बढ़ावा होता है या आपके राज्य के कृत्यों से किसी धर्म को प्रोहिबिट किया जाता है, इसका मतलब आपका जो एक्ट है वो सेकुलर नहीं है। और ऐसे एक्ट को क्या क्या होना होगा? शून्य होना होगा। क्या होना होगा? वाइड होना होगा। बात समझ पाए आप? तो ये लेमन टेस्ट आप समझ पाए आप? ठीक है ना? ये कैसा टेस्ट था? सेकुलर अफेयर्स को चेक करने के लिए एक टेस्ट उन्होंने इवॉल्व करा था। ठीक है, कि आपके कार्य का प्रभाव क्या नहीं होना चाहिए, ना तो किसी रिलीजन्स को बढ़ावा दे और ना ही किसी एग्जिस्टिंग रिलीजन्स को क्या करे? प्रोहिबिट करे। और यदि ऐसा कर रहा है, उसका इफेक्ट या रिपर्कशन ये है, रिजल्ट ये है, तो ऐसी स्थिति में ये सेकुलर नहीं है। और सेकुलर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? वाइड होगा। इसका मतलब अमेरिका की क्लैरिटी है कि ये कैसा है आपका? सेकुलर कंट्री है। क्या है? सेकुलर कंट्री है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके यहां 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया था, पास नहीं हो पाया था, लाया गया था, और जिसमें यह प्रोविजन दिया गया था कि ये 28 कैपिटल ए जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? 28 कैपिटल ए जोड़ने के लिए लाया गया था 80वां संविधान संशोधन विधेयक, बिल लाया गया था। और जिसमें इसे पास नहीं करा पाए, आज तक नहीं ला पाए। 28 ए नहीं पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं? नहीं मिलता होगा भाई साहब बेयर में। ठीक है, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टेट जो है वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है ना? स्टेट क्या करेगा? सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सभी धर्मों के साथ कैसा व्यवहार करने वाला है? वो समान व्यवहार करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया कैसी कंट्री होगी आपकी? सेकुलर कंट्री होगी। नहीं समझ में आई बात? कैसी कंट्री होगी? सेकुलर कंट्री होगी। और ये कहां आना था? 28A में आना था। क्लियर हुई बात? किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था ये? 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा, जिसे पास नहीं कराया जा सका। ठीक है, 28 आज तक नहीं आ पाया है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन आपका रख दिया गया है और सीधे सीधे आपके प्रियम्बल में क्या बना दिया गया है? सेकुलर। जब आप पढ़ते हैं कहां पे? लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ये प्रियम्बल में ही आके पैदा हुआ है। प्रियम्बल इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि आपको अपने रिगार्डिंग क्या है? लिबर्टी है। किस बात की लिबर्टी है? आपके अपने फेथ की, आपके अपने बिलीफ की, आपके अपने वर्शिप की। ठीक है ना?
ये क्या है? ये सेकुलरिज्म को शो करता है। किसको शो कर रहा है? सेकुलरिज्म को शो करता है। नहीं क्लियर हुई बात? हो गई तो बहुत सही। आपके यहां का जो सेकुलरिज्म है, जरा और आगे एक स्टेप चलें तो ये जो सेकुलरिज्म है वो क्या है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। कैसा? इसका मतलब हम सभी धर्मों के साथ व्यवहार करते हैं, यानी उनके साथ क्या करते हैं? समव्यवहार करते हैं। उन्हें बढ़ाते नहीं है, लेकिन उनके साथ हमारा ट्रांजैक्शन होता है। उनका विरोध करने का नहीं होता है, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं? पॉजिटिवली उसके साथ सहयोग करते हैं। महाकुंभ लगता है तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। कौन देखता है? बोलिए। विश्वनाथ मंदिर पे जाइए, आज भी वहां पे एक पीसीएस के अधिकारी का पद रखा हुआ है ना? बालाजी में आप जाइएगा, वहां पे भी उनका एक ट्रस्ट है वहां पे। ये क्या है आपके? पॉजिटिवली आप उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। बोलिए। ठीक है, लेकिन धर्म का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हज के लिए आप क्या चलाते हैं? स्कीम्स चलाते हैं, हज यात्रियों को आप असिस्ट करते हैं। ठीक है ना? तो विरोध नहीं करें, हम पॉजिटिवली क्या कर रहे हैं? सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेंगे। गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर पे यदि कोई आयोजन होने वाला है तो वहां पे स्टेट क्या कर जाता है? इंटरवीन कर जाता है। बोलिए। करेगा ना भाई? समव्यवहार तो कर ही रहा है। समव्यवहार करने का मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हमारे यहां का सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि हम किसी धर्म को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। हमारे यहां का सेकुलरिज्म का मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा जो किसी स्पेसिफिक लोगों के ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ इंपोज करे। मेरी बात आप समझ पाए? पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाने वाला है कि जो किसी स्पेसिफिक लॉ को, इसका मतलब यह नहीं है कि हम एंटी रिलीजियस हैं, हम एथेइस्ट हैं। हम एंटी रिलीजियस नहीं है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं हुआ? हम एंटी रिलीजियस नहीं है, हम नॉन रिलीजियस नहीं। एसबी कामत का यह स्टेटमेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कि हमारे यहां का सेकुलरिज्म का मतलब क्या नहीं है? कि अधार्मिक होना नहीं है। अधार्मिक होना नहीं है। एथिस्ट होना, नास्तिक होना नहीं है, जैसा कि वेस्ट में आपने देखा है। ठीक है? हमारे यहां किस तरीके का सेकुलरिज्म है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म। स्टेट क्या करता है? आपको असिस्ट करता है, आपके साथ कोऑपरेट करता है, लेकिन विरोध नहीं करेगा आपका। क्लियर हुआ? डॉक्टर राधाकृष्णन ने उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म यानी धर्म जो है वो क्या है? सेकुलरिज्म क्या है? धर्म क्या है? इट इज अ वे ऑफ लाइफ। अरोड़ा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में धर्म को उन्होंने क्या कहा? कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ। क्या है आपका? वे ऑफ लाइफ। ठीक है? जीवन जीने की एक तरीका है। ये रिलीजन नहीं है। और रिलीजन का मतलब सेक्ट का क्या मतलब था जो उनके यहां का था? उनके यहां का एंटी रिलीजियस था। यानी जो उनके यहाँ अधार्मिक होगा, जो उनके यहाँ का आस्तिक होगा, जो उनके यहाँ का भौतिक होगा, वह व्यक्ति क्या माना जाएगा? सेकुलर माना जाएगा। ठीक है? और हमारे यहाँ का जो सेकुलर है वो कौन है? सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार रखेगा, वो सेकुलर है। क्लियर हो गया?